नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग इस ज्योग्राफी एनसीईआरटी को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो है आने वाले एग्ज़ाम खास करके यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। तो इस सीरीज़ में आज जो है हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी हमें कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी में हमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं जो हम इसको ना पढ़ करके गलती करते हैं। तो आज आपको इस एनसीईआरटी के थ्रू हम आपको पढ़ना बताएंगे और दिखाएंगे कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको इससे पहले पढ़ लेना चाहिए था। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पूरी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज जो है एनसीईआरटी क्लास 6 से। फर्स्ट चैप्टर है इसका सौरमंडल में पृथ्वी। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तारे क्या हैं और जो है और सारी चीज़ें जो बॉडी हैं कैसे हैं, पृथ्वी की स्थिति क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण है इसमें। अब इसमें देखेंगे कि स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद जो है हमें आकाश देखने में कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे तारे जो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं और संपूर्ण जो आकाश है वो छोटी छोटी चमकदार बिंदुओं से जो है भर जाती है, ठीक है। और आकाश ऐसा लगता है जैसे हीरों से जड़ा हुआ है, इसमें कुछ टिमटिमाते हुए भी प्रतीत होते हैं, ठीक है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा को हम देखते हैं कि टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो बहुत सारे क्या लगभग पूरे तारे ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं, इसलिए बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य एक ऐसा तारा है जो हमसे काफ़ी समीप है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक। अब कह रहा है इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन आप लगभग चंद्रमा को भी देखते होंगे। या अलग अलग समय पर अपना अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में जो है ये दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र को आप लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र को 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है या पूर्णिमा होती है, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्ण चंद्र को आप लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, तो यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है। तो जो पूर्ण चंद्रमा जो है हमें दिखती है तो पूर्णिमा होती है, और 15 दिन बाद ये चेंज होता रहता है। नहीं, 15 दिन बाद एक नए चंद्रमा की रात्रि होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। ऐसे कंडीशन में यदि आसमान साफ है तो हम इन चीज़ों का बहुत अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें रात में ही दिखाई पड़ती हैं, सारी चीज़ें दिन में भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण वो हमें दिन में दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो रात में दिखाई पड़ते हैं, ठीक। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जितनी भी चीज़ें जैसे कि सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। तो अगर कोई पूछता है खगोलीय पिंड क्या है, तो इसका बहुत ही शानदार आंसर आपके एनसीईआरटी क्लास 6 में दिया गया है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा भी होती है, प्रकाश भी होता है और बहुत बड़ी मात्रा में वो उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, गैसों के बने होते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा होती है, उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसे को तारा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य का है, तो सूर्य भी एक तारा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। कह रहा रात के
समय चमकते हुए अनगिनत तारों के समान ही हैं। बहुत से, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण, ये बहुत से तारे हैं जो रात में चमकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हवाई जहाज़ हम लोग देखते हैं कितना बड़ा होता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो दूर होने के कारण हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। फिर मैं जिसका एग्जाम्पल दे करके आपको यहाँ पर समझाया गया है। ठीक, चलिए, एक चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि रात्र में हम देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा भी जाता है कि नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, तो तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को ही क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि अल्फा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचाना जाने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो स्मॉल बियर यानी सप्तऋषि। तो सप्तऋषि का दूसरा नाम क्या है? स्मॉल बियर। ये भी आप लोग जान लीजिए। 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अल्फा मेजर का ही भाग है। तो ये भी पूछा गया है कि सप्तऋषि किसका भाग है, तो अल्फा मेजर का भाग है। ठीक है, ये स्मॉल बियर या सप्तऋषि भी इसको कहते हैं। अब आइए देखते हैं, ये है आपको जो साइड में दिख रहा है, ये क्या है? सप्तऋषि। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तऋषि दिखाई पड़ रही हैं। इसमें जो है एक ध्रुव तारा दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, ध्रुव तारा। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि ध्रुव तारा क्या होता है। तो ध्रुव तारा जानते हैं कि प्राचीन समय में हम लोग इसका प्रयोग किसके लिए करते थे? उत्तर दिशा जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा उत्तर में ही होता है। ठीक है, तो उत्तर दिशा को जानने के लिए अब हम पहचानेंगे कैसे कि ध्रुव तारा क्या है। तो जो सप्तऋषि हैं वो 2 ऐसे मिलते हुए प्रतीत होंगे। तो जो 2 ऐसे मिल रहे हैं, इसी के सीध में हम एक अगर रेखा खींच देते हैं तो यहीं पर ये उत्तर में मिलता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव तारा की पहचान कैसे किया जाता है? तो इस प्रकार से, और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में ही होता है। इसके थ्रू हम प्राचीन समय में क्या करते थे? उत्तर दिशा का ज्ञान करते थे। अब तो कंपास आ गया है जिसकी सहायता से हम लोग दिशाओं का ज्ञान बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वही सारी चीज़ें समझाई गई है कि तारा, यह तारा क्या होता है? उत्तर दिशा को बताता है जो तारा, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। हमेशा उत्तर दिशा में होता है और एक काल्पनिक रेखा जो इसे खींची जाए और ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ये आपको पहले भी सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। ठीक है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड का क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह। तो जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है, वो दूसरों की ऊष्मा यानी तारों की ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई, और जिसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाले। तो हम देखते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? हमारी एक तरीके की ग्रह है, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस NCERT में दिए गए हैं, जो कि आप इसके थ्रू आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें NCERT को कैसे पढ़ना है और NCERT की महत्वपूर्णता क्या है। सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में NCERT से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और हम लोग क्या है कि बड़ी बड़ी जो एडवांस बुकें होती हैं उसको हम पढ़ के अपना दिमाग खपाते हैं और क्वेश्चन लास्ट में नहीं मिलता है। तो एक बार सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे एक बार NCERT को ज़रूर पढ़ें, और ऐसे पढ़ें जैसे कि हम बता रहे हैं। कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कैसे हैं, कहाँ से पॉइंट निकालना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे देखेंगे। कुछ रोचक तक, जैसे बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, इनके चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि चारों ओर किसके किसके छल्ले हैं। तो बृहस्पति के हैं, शनि के हैं और यूरेनस के हैं। छल्ले विभिन्न पदार्थों, असंख्य छोटे छोटे पिंडों की बनी पट्टी हैं। छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से पृथ्वी से ही देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वाले पिक्चर में आप लोग देखेंगे, आप लोग बुक जो है डाउनलोड कर लीजिए,
सिंपली जो है वेबसाइट पर जाइए, NCERT PDF आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आती हैं, तो NCERT आप जैसे ही टाइप करेंगे प्ले स्टोर पर तुरंत ऐप आ जाएगा, डाउनलोड करिए, सारे क्लास एक साथ मिल जाएगा, डाउनलोड करिए और ओपन करिए। तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप ऐप के थ्रू जो है पढ़िए। ये जो पेज दिखाया गया है इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देख रहे होंगे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो इसमें दिया क्या है वो आप देख लीजिए। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है और जो परिक्रमण काल है ये 59 दिन है। ठीक है, तो ऐसे बुध शुक्र ऐसे सारे ग्रहों का दिया गया है। इस फिगर में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी देख रहे हैं ये किसके किसके बीच है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच है। ठीक है, ये अभी आगे आएगा, ये भी पूछा जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है यही जो है क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये आगे आपको बताया भी जाएगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है किसके किसके बीच पाया जाता है। अब इसी क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले को क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, और इसके बाहर वाले को आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। इसी के अंदर वाले को पृथ्वी तुल्य ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाहर वाले को जोवियन यानी बृहस्पति तुल्य ग्रह भी कहते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे आप इकट्ठा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, 7 अन्य ग्रह हैं पृथ्वी के समान ही जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्रदान करते हैं। इनमें कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, लेकिन 2 के पास चंद्रमा नहीं है। 2 के पास चंद्रमा नहीं है, किसके किसके पास नहीं है, बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है। ठीक है, चलिए अब पौराणिक कहानियाँ, कुछ रोचक तथ्य भी यहाँ साइड में दिया गया है, इसको भी देखना है। पौराणिक कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा। सौरमंडल क्या होते हैं, तो सौरमंडल हम केवल ग्रह को ही नहीं बता देंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सूर्य आती हैं, 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि वो क्षुद्र ग्रह हो गए और उल्का पिंड। इन सारी चीज़ों को मिला करके क्या होता है, सौरमंडल का निर्माण होता है, और उन्हें हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। ठीक, तो आगे हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सूर्य ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब क्या क्या होते हैं, अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले देखते हैं सूर्य। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ये पीछे भी बताया गया और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है किससे बना है, तो ये गर्म गैसों का बना हुआ है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी भी आपको याद रखनी है। ग्रह दिया है, और हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार देखो क्या होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। याद करने का तरीका यहाँ जो है NCERT में बताया गया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड नट। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, यम, व्यम और जे और सन। इस तरीके से अगर इंग्लिश में याद रखना है तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, यम, व्यम, जे, सन, यानी मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति हम देखेंगे। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यानी जी और ग्राफिया। ठीक है, तो आगे ऐसे और भी चीज़ें बताई गई हैं। जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड का मतलब क्या क्या हो, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन और पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको NCERT में दी गई है, जो कि आप बहुत अच्छी जानकारियाँ इन सबको पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडाकार टाइप में, एकदम गोला नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये कक्षा कहलाते हैं। बुध
सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपने कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्यों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान होता है। 2 चीज़ें ध्यान रखना है, आकार एवं आकृति ही पृथ्वी के समान होती है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। ऑप्शन में और कई चीज़ें दे देगा, जैसे कि मतलब अच्छे पे झुकाव, फेम है, गैसें फेम पाई जाती हैं, तो इन सारी चीज़ों का नहीं, केवल आकार और आकृति समान है। आपको 2 चीज़ें याद रखना। पहले प्लूटो भी जो है एक ग्रह था, इसको अगस्त 2006 में संगठन की बैठक हुई, इनको बाहर निकाल दिया गया। अब प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो एक तो बहुत दूर था, हम जानते हैं। एक तो जो ग्रहों की कक्षाएं होती हैं, जैसे मान लो प्लूटो है, तो ये इस कक्षा को ऐसे काट देता था, ठीक है। तो 2 चीज़ें थी, एक तो बहुत दूर था और बर्फ़ जमा रहता था, काफ़ी टाइम लेता था चक्कर लगाने में, और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन था, ये जो है जो इसका कक्ष था वो दीर्घवृत्ताकार बीच बीच में दूसरे की कक्षाओं को काट भी देता था। तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। ये साइड में आपको दिया है, ये भी आपको जान लेना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पृथ्वी के बारे में बताया गया है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जिससे इस आकार को भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार, ठीक। तो इसके आकार को क्या कहा जाता है? भूआभ, जियोइड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे? भूआभ, ठीक, भूआभ है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर हैं, जो कि अभी जानकारियां मिली हैं, तो केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। पानी और वायु भी उपस्थित है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। वायु भी उपस्थित है। कई गैसें भी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद है। पृथ्वी सौरमंडल का, इसीलिए हम पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, या आगे अभी इसी जो क्वेश्चन है उसी में ही पूछा जाएगा कि पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको वहाँ पर बताना है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग का दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, हम लोग जानते होंगे कि 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या आप जानते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो साइड में दिया गया है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। उसके बाद भी आने में 8 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों में से कोई भी आपके एग्ज़ाम में आता है, तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट एक रोचक तथ्य दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय भी था? हाँ, बिल्कुल भारतीय भी था। उस भारतीय का नाम क्या था? राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा भी जो है गए थे, ये आपको याद होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही चंद्रमा है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी 1/4 व्यास जो है वो 1/4 है। आपको याद रखना है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, और लगभग ये दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखते हैं उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बहुत सारे कार्यों के लिए जैसे कि संचार माध्यम के लिए, और आजकल तमाम सारी ट्रैकिंग के लिए और इमेज लेने के लिए, कई सारे कार्यों के लिए जो है कृत्रिम उपग्रह जो है लॉन्च किए जाते हैं ब्रह्मांड में। तो उसे ही क्या कहते हैं? मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। आगे देखिए
देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय पर वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही सतह क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये रीज़न है। सिंपल सा लिखा है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो एक चक्कर लगाने में 27 दिन और अपने अक्ष पर ही घूमने पर भी 27 दिन लेता है, इसलिए हमें केवल उसका एक ही भाग दिखाई पड़ता है, दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है। सीधा सा जवाब है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ना तो यहाँ पानी है, ना तो यहाँ वायु है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन इनको देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन जब ये पूर्ण चंद्र होता है तो हम देखते हैं तमाम प्रकार की ऐसे जो है छाया दिखाई पड़ती है। वो किस लिए दिखाई पड़ती है? जो पर्वत हैं और जो ये गड्ढे हैं उनके छाया बनाते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हमें दिखाई भी पड़ते हैं। आप लोग भी पूर्ण चंद्र के टाइम इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अभी हमने आगे ही उस चित्र में बताया था, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो क्षुद्र ग्रह हैं पहले जो है ये ग्रहों के ही भाग थे। जैसे ये मंगल है और ये जुपिटर है, बृहस्पति तो इसी का दोनों के भाग थे। फिर ये छोटे छोटे टूट गए और फिर ये बीच में आकर के चक्कर लगाने लगे। अगला देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी यही उल्का पिंड क्या होते हैं, पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और जब पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी हम इनको टूटता हुआ तारा भी कहते हैं कि भाई टूटता हुआ तारा गिर रहा है, अपनी भी मांग पूरी होगी। तो ये वही है। कभी कभी ये जो उल्का पिंड होते हैं ये क्या होते हैं कि बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो अगर पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं और कभी कभी धरातल पर वही जो गड्ढा बन जाता है उसमें पानी भर जाता है। तो एक प्रकार के झील का भी ये लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। तो भारत में ऐसी एक प्रकार की झील है। आप लोग उसका आंसर नीचे कमेंट में दीजिए कि वो कौन सी झील है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश और चौड़ीदार सफ़ेद पट्टी देखी है? चमकदार रास्ते जो सफ़ेद पट्टियाँ दिख रही हैं ये क्या है? यह लाखों तारों का समूह है, ठीक है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है आकाश में प्रकाश में एक बहती नदी से की गई थी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा पड़ गया, ठीक है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार ये जो लिखा है, इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अभी चूँकि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वैज्ञानिक अभी आंकड़े जुटाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी हमें कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही कि इसका आकार कहाँ तक है और कितना बड़ा है। आगे जो चीज़ समझाई गई है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं कि आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, ठीक है। ये देखिए, पृथ्वी है, ये सौरमंडल में आता है और सौरमंडल आकाश गंगा में आता है और आकाश गंगा ब्रह्मांड में आता है। जैसे कि आगे बताया, ठीक है, कि लाखों आकाश गंगाएं
मिल करके ब्रह्मांड बनाती है। तो एक ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएँ हैं और एक एक आकाश गंगा में ऐसे कई सारे जो है सौरमंडल पाए जाते हैं और उसी में एक हमारा सौरमंडल है, ठीक है, जिस पर एक छोटी सी पृथ्वी है और उस पर हम रहते हैं। तो कितना विशाल यह ब्रह्मांड है, आप इसकी कल्पना यहीं से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों। अब अभ्यास प्रश्न में हमें इसे करना नहीं है, हम केवल बता दे रहे हैं फटाफट कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं जान गए, सूर्य से दूरी के अनुसार ये भी जान गए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको स्पेशली रूप से बताया था कि ये भी आगे क्वेश्चन आएगा। हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है ये भी मैंने स्पेशली रूप से कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा। ब्रह्मांड क्या है, तो लाखों आकाश गंगा, ठीक है, ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही जो है चैप्टर पढ़ने का असली आनंद मिलता है और असली फ़ायदा भी मिलता है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करें और अपना दिमाग जो है इसमें थोड़ा सा लगाएं। चलिए आगे देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं केवल ये चैप्टर पढ़ने के बाद। सूर्य के चारों ओर किस पथ पर ध्रुव तारे का दिशा क्या होता है, क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने कूट के बताया था कि आगे आएगा। आगे देखते हैं। खाली स्थान भरो तो का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूप का निर्माण करते हैं जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये भी मैंने बताया था। तारों की बहुत बड़े प्रणाली को क्या कहते हैं, सूर्य का सबसे करीब है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक है। तो ये तो आप जो क्रम है वो भी ग्रहों के पास अपनी अपनी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए दूसरे चैप्टर पे हम लोग आते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। ग्लोब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ग्लोब पे स्पेशली हम लोग क्या देखेंगे, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर को हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, ठीक है, अक्षांश लाइनें क्या क्या होती हैं और देशांतर क्या होती हैं, कितनी लाइनें होती हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है। और यदि किसी भी स्थान का हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो तो इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें एक चीज़ से नहीं बता सकते, हमें अक्षांश पता है तब भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते और देशांतर पता है तब भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आइए अब हम लोग सीखते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने आगे पढ़ा कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। उत्तर ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो ध्रुव है इस पर थोड़ी सी चपटी हुई है और जो बीच वाला भाग है, मध्य भाग, ये यहाँ पर क्या है, ये उभरा हुआ है। ये आपके पास ग्लोब हो तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं प्रैक्टिकली में, अगर नहीं है तो ऐसे ही देख सकते हैं कि ये दिख रहा है। ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है, ठीक है, जो हमें वास्तविक रूप में प्रैक्टिकली दिखाता है कि पृथ्वी हमारा कैसा है। ग्लोब भी इसमें देखो कई प्रकार के होते हैं, पॉकेट ग्लोब, बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब, ऐसे गुब्बारे भी, इस टाइप से कई चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को हमें नहीं देखना है, इन सबको स्किप कर देना है। अब हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी स्थान की स्थिति बताई जाए तो कैसे बताई जाए, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होती है और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, तो ये आपका ग्लोब है,
और ये एक सुई हम लोग देखेंगे ऐसे है जो थोड़ा सा झुकी हुई है, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है, तो ये ऊपर वाला यह क्या होता है, उत्तर ध्रुव, और नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण ध्रुव। स्पेशली हम इसे नॉर्थ और इसे साउथ बोल देते हैं। ठीक है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ग्लोब को कैसे घुमाया जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। और ये देखिए जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच जाती है, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री विषुवत वृत्त। अब ये क्या है, 0 डिग्री, हम उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। यही क्या करता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। कितने, 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और उत्तर वाले पृथ्वी के उत्तर में जो इसका आधा भाग स्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और दक्षिणी वाले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर क्या करता है कि एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। ठीक, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो विषुवत वृत्त के समानांतर ये सब क्या हैं, इसके समानांतर ही हैं। ठीक है, तो इन सब को क्या कहते हैं, इन सब को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की क्या होती है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश। 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और दक्षिणी वाले को उसके जो दक्षिण में सभी रेखाएं होंगे उसको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी रेखाओं को लिखते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर में है कि दक्षिण में है। अगर वो उत्तर वाली रेखा है तो उसके आगे ऊ लगा देते हैं, अगर दक्षिण है तो उसके आगे ऐसे दाग करके लगा करके हम उसको जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कहाँ कहाँ का कितने कितने अंश पर ये जैसे 20 अंश उत्तर में, 20 अंश दक्षिण में, ये सारी चीज़ें एग्जांपल से समझाया गया है। जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से आप जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, अक्षांशों का आकार क्या होता जाता है, घटता जाता है। आकार के बारे में, जैसे कि ये 0 डिग्री है, देख रहे हैं कितना बड़ा है, और ये कितना छोटा है, इसी आकार की बात कर रहा है। ठीक है, तो विषुवत वाला चूँकि हम जानते हैं कि मध्य में उभार होता है, इसलिए रेखा बड़ी होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, ये रेखाएं क्या होती जा रही हैं, ये रेखाएं छोटी होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। ठीक, तो यही चीज़ें ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आकार घटता जाता है, तो ये आपको देखना है। महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश जैसे ये 0 डिग्री, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या विषुवत वृत्त कहते हैं। फिर उसके बाद 23½ उत्तर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23½ दक्षिण, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। फिर 66½ उत्तर, ठीक है, और 66½ दक्षिण। अब देखना है कि ये चीज़ें अगर इसके बीच जो होता है 23½ उत्तर और 23½ दक्षिण, ये क्या होता है, अभी हम कटिबंध पढ़ेंगे आगे। तो ये इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। और 23½ से 66½ इसको हम क्या कहते हैं,
शीतोष्ण कटिबंध, और इसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। ठीक, तो 3 कटिबंध होते हैं कौन, 23½ to 23½ के बीच में इसे शीत, फिर इसे शीतोष्ण और इसे शीत कटिबंध, ऐसे ही सेम नीचे भी है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या हो गए, 0 डिग्री 23 उत्तर, तो 23½ दक्षिण, 66½ उत्तर और 66½ दक्षिण, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये 90 डिग्री उत्तर और ये 90 डिग्री दक्षिण, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव भी कहते हैं। तो सारी फिगर से अभी चीज़ें समझ लीजिए, आगे ये आएगा और हम आपको उसी का बताते हुए चलते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण अक्षांश जैसे विषुववृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण। इसके अतिरिक्त 4 रेखाएं और भी महत्वपूर्ण होती हैं जो कि हमें देखना है, और यहाँ पर दिया गया है कर्क रेखा 23½ उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23½ दक्षिण। इसके बाद भी 2 होते हैं विषुववृत्त के 66½ उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66½ दक्षिणी में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो उसी फिगर में जो आपको बताया गया गोले वाले में, वही इम्पोर्टेंट है, वही उसी से आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अब आपको मैंने बताया था कि ताप कटिबंध आएंगे, ताप कटिबंध आ गया है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पे सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो 23½ उत्तर और 23½ दक्षिण के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये चीज़ें यूपीएससी में डायरेक्ट पूछी गई हैं, इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये ख्याल रखना है, केवल वहीं पर होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच का क्षेत्रों का तापमान क्या रहता है, मध्यम रहता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, जो ऊपर मैंने बताया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच क्षेत्रों में बहुत ठंडक पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। यानी 66½ से लेकर के 90 तक ऊपर और वही सेम काम नीचे। यहाँ पर जो सूर्य है कभी क्षितिज से ऊपर आ ही नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है, इसलिए वहाँ तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, वहाँ पर बर्फ़ बढ़ती रहती हैं, इसलिए उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये 3 आपके कटिबंध हो गए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। वो उस पिक्चर से आप बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि सूर्य की रोशनी कहाँ पर सीधी पड़ रही है, कहाँ पर थोड़ी तिरछी और कहाँ पर ज़्यादा तिरछी पड़ रही है, इसी से जो है कटिबंध जो है निर्धारित होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग देशांतर के बारे में। तो ये जो रेखाएं होती हैं, नॉर्मली अगर पूछा जाए अक्षांश रेखा क्या है, तो भैया ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश कहते हैं। और देशांतर क्या है, तो ये जो वर्टिकल यानी खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। देशांतर की जो असली परिभाषा है वो क्या है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इनको क्या कहेंगे, देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी स्थान की स्थिति बतानी हो, जैसे कि हमने पहले बताया, तो केवल अक्षांश से काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए एक देशांतर रेखा भी चाहिए। ठीक है, जिसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो इसलिए देशांतर रेखा का भी खोज किया गया। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर या मध्योत्तर कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखेंगे और आगे ये चीज़ देखेंगे।
उनके बीच दूरी को देशांतर और अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। उनके बीच की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाता है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखना होगा, फिगर में ही चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ जो बीच में है, बीच में यहाँ विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों की तरफ जाते जाते हम लोग देखेंगे दूरी घटती जाती है और ध्रुव पर जो है सारी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, यानी इनके बीच की दूरी क्या हो गई, शून्य हो गई। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर के माध्यम से ही समझ लेना है ताकि आप भूलें नहीं। आगे देखना है, अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। अभी हमने अक्षांश का क्या देखा था कि भाई जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है, लेकिन जो देशांतर रेखाओं की दूरी है वो कम नहीं होती है, वो समान होती हैं। क्यों? क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं, इसलिए सभी देशांतर रेखाओं की दूरियां क्या हैं, बिल्कुल समान है। ठीक, हाँ, जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है वो जो मैंने पहले बताया कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगी और जैसे जैसे हम ध्रुव पर जाते हैं सारी देशांतर रेखाएं एक में ही मिल जाती हैं, तो वहाँ उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, अब देखो, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को क्या कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। कहाँ से निकलता है, लंदन के ग्रीनविच से। इसका मान क्या रखा गया, 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 अंश याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभक्त करते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 0 डिग्री और 180 डिग्री मिल करके एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करते हैं। हम उसे एक को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और एक को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। आइए इस पिक्चर में एक बार पुनः देखते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये आपका 0 डिग्री है और इसी के पीछे में जब जाएंगे तो ये आपको 180 डिग्री यही मिल गया। अब इससे इस तरफ देख रहे होंगे कि यहाँ पश्चिम 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 लिखा है, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, और इसके इस तरफ देख रहे होंगे पूर्वी पूर्वी लिखा है, तो इस तरफ क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो ये 2 भागों में बांट दिया। जैसे अक्षांश में हमने देखा था कि 0 डिग्री विषुवत वृत्त 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी में। ऐसे यहाँ पर 0 और 180 मिल करके वृत्त बनाए और इसको 2 भागों में बांट दिए, किसमें, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से समझ में आ जाएगा और इससे आप समझिए। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोब पर जो अक्षांश होते हैं, समांतर रेखाएं, उन देशांतरीय रेखाओं के मध्य क्या बन जाता है, ग्रिड बन जाता है। देख रहे होंगे ये रेखा मिलकर के क्या बना रही हैं, ग्रिड बनाती हैं। आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए आसाम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इस प्रकार इसकी एक सटीक जानकारी हमें मिल गई। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इधर देखेंगे, ठीक है, पूरे विश्व का मानचित्र जो है यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ 0 डिग्री, ये जो डॉट लाइन है ये जो है 0 डिग्री है, यही जो है ग्रीनविच से हो करके जा रही है। ठीक है, इसके इस तरफ आगे होता है और इसके इस तरफ जाएंगे तो पीछे हो जाता है। जैसे कि हमारा इंडिया, ठीक है,
इंडिया में थोड़ा सा और इसको इस तरफ खिसकाते हैं तो देखते हैं कि इंडिया में ये जो ऐसे जाता है क्या 82 1/2 82.5 डिग्री है मानक समय है भारत का। ये ग्रीनविच से क्या है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो इस तरफ जाओगे यानी जो 0 डिग्री है इसके राइट साइड में जाओगे तो आगे, और इसके लेफ़्ट में जाओगे तो पीछे होता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं देशांतर और समय। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है। अब पहले लोग क्या करते थे कि जो सूर्य की रोशनी होती थी उसकी पड़ने वाली परछाई होती थी, उसी के माध्यम से जो है दिन का पता लगा लेते थे। यानी दोपहर में परछाई क्या होती थी, छोटी होती थी, और सूर्योदय सूर्यास्त में परछाई सबसे लंबी होती है, ठीक। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ठीक है, उससे मतलब उस लाइन पर जितने भी देश या जितने भी स्थान पड़ते हैं सभी पर वही सेम होगा, यानी कि दोपहर ही होगा। आगे देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है, ग्रीनविच समय आगे होता है, जो कि अभी आपको ऊपर ही बताया। और जो हम पश्चिम में जाएंगे तो उनका समय पीछे होगा, ठीक है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री। इसी से हम चीज़ें आगे पता लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कह रहा है जैसे ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा, 15 चौके 60 मिनट आगे होगा, अर्थात यहाँ 12 बज रहा है तो वहाँ पर क्या बजेगा, 1 बज जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि किसी 0 डिग्री का समय दिया गया हो और उससे इतना डिग्री पूर्व में या उससे इतना डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा, तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में हमें पता चल गया है कि क्या होता है 4 मिनट, ठीक है। इसी फार्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि अगर ग्रीनविच पे अभी टाइम ये है तो इससे पूर्व और इसके पश्चिम में क्या होगा, पूर्व में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और पश्चिम में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमने खूब पता कर। ग्रीनविच पर जो दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब वहाँ दोपहर होगी तो वहाँ क्या होगा, मध्य रात्रि होगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है जिसको आप बहुत ही व्यवहारिक तरीके से और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक। चलिए हम मानक समय क्यों लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। हम मानक समय क्यों लेते हैं, जैसे भारत का एक मानक समय है 82.5 डिग्री, जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरता है, जबकि हम जानते हैं कि एकदम पूर्वी और एकदम पश्चिमी के बीच में जो अंतर है वो 1 घंटा 45 मिनट का लगभग है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं कि हम मानक समय क्यों लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर चीज़ें वही समझा दी गई हैं कि भारत में गुजरात के द्वारिका, असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, इसलिए देश के मध्य भाग से होकर जाने वाली एक रेखा को हम जो है उसका मानक मान लिए, ठीक है, जो कि 82.5 हाफ मानक याम्योत्तर माना गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 82.5 हाफ भारत का क्या है, मानक याम्योत्तर है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। इसी को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 हाफ पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, अर्थात लंदन में जब दोपहर 2 बजे होंगे तो भारत में शाम को 7:30 बजे होंगे।
ये आप डिग्री से जो है निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 4 डिग्री होता है, तो कितने डिग्री का अंतर आया उतने को 4 से गुणा कर दीजिए। और पूर्व में चूँकि आगे होता है इसलिए उतना आगे कर देना है। तो इतनी चीज़ें आप लोग इसमें सीख गए होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे कि रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, और अमेरिका हो गया और कनाडा हो गया। यहाँ भी तमाम कई मानक समय हैं। तो अमेरिका और कनाडा में कितने कितने मानक समय हैं, ये आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से ये जो है आपका दूसरा चैप्टर जो अक्षांश और देशांतर का था, बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त हुआ। इससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है। पृथ्वी पर किसी भी की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए इन दोनों चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। और अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और 1 मिनट में कितनी समय होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री मिल करके इसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करते हैं। वहाँ विषुवत वृत्त उसको उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश हाफ में डिवाइड कर देता है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आप लोगों ने समझा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व नहीं करना है हमें, वो आप लोग करिएगा। पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा, अक्षांशीय मान क्या है, 3 ताप कटिबंध बताने हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होती है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में 12 क्यों बजते हैं। इन सारी चीज़ों का उत्तर आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं अगर इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा है। तो आगे देखते हैं, टिक मार्क लगाने हैं। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है, ठीक है। शीत कटिबंध किसके ज़्यादा नज़दीक हैं, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है, तो दक्षिण वाले में स्थित है, बहुत ही आसान है, नो टेंशन। ऐसे सारी चीज़ों का ग्रिड किसका जाल होता है, अक्षांश देशांतरों का होता है, या तो जानते ही हैं। मकर रेखा कितने पर, भारत का याम्योत्तर कितने पर, 0 डिग्री क्या है, देशांतरों बीच की दूरी किस तरफ घटी जाती है, उत्तरी ध्रुव वृत्त किस में है। तो आप क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन करने से ही आपका माइंड खुलेगा और क्वेश्चन का आंसर देने से ही आपको पता चलेगा कि हमने कितना किया, ठीक है, और क्या क्या सीखा, इसलिए ये दिया जाता है। चलिए आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग चैप्टर 3 इसका पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी की गतियाँ 2 होती हैं, एक घूर्णन होता है और एक परिक्रमण होता है। आप लोग जानते ही हैं कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, घूर्णन। जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है और पृथ्वी के परिक्रमण से जो है कई ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो हम इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें सीखेंगे कि दिन और रात कैसे होता है और ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, कब कब जो है उत्तरी अयनान, दक्षिणी अयनान और विषुव कैसे कैसे होते हैं। इन सारी क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वाले चैप्टर में मिलने वाला है दोस्तों। तो आज का चैप्टर यहीं तक। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।